वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपने क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइजेस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास हर चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अक्सर एक्सरसाइज क्वेश्चन से ही सवाल पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्लास 9 बायोलॉजी का, इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन को यानी एमसीक्यूज, डेफिनेशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, तमाम चीजें डिटेल में समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर का नाम लिखते हैं। हमारे पास हमारी क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास है क्लास 9 बायोलॉजी और चैप्टर नंबर क्या है स्टूडेंट? चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, आई होप कि आपने चैप्टर पढ़ा हो। चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग था। इस चैप्टर में आपने क्या सीखा कि हम किस तरीके से किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हैं, यानी अगर कोई डिजीज हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो उसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल इनिशियल फेज क्या है उसे सॉल्व करने का, यानी हम पहले उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, फिर हाइपोथेसिस करते हैं, थ्योरी बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर रीजनिंग देते हैं, इंडिडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग देते हैं, फिर साथ ही उसका कंक्लूजन निकलता है, उस बीमारी को फिर सॉल्व किया जाता है। ठीक है, पूरा एक बायोलॉजिकल मेथड होता है और इसी बायोलॉजिकल मेथड की मदद से किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आई होप आपने डिटेल में समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। अब हम सिर्फ इसके एक्सरसाइजेस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे, यानी आपके इस चैप्टर के लास्ट में जो रिव्यू क्वेश्चन दिए गए ना, उसको हम वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टूडेंट जो रिव्यू क्वेश्चन दिया गया है इस चैप्टर का, वो हमारे पास है एमसीक्यूज, यानी इन सर्कल दी करेक्ट आंसर। ठीक है, पेपर में यही सवाल आएगा एमसीक्यूज करके। सही स्टूडेंट, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन सर्कल दी करेक्ट आंसर नहीं बल्कि लिखा होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेक्शन ए में आपको जो है ना एमसीक्यूज दिया जाएगा। सही, और ज्यादातर एमसीक्यूज आपकी बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन से आते हैं, इसलिए बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन में हर चैप्टर के जो एमसीक्यूज है उसे आपने अच्छे से समझकर सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब अगर आपके पास बुक मौजूद है तो आप बुक ओपन कर लो, साथ ही एक नोटबुक रख लो ताकि आप चीजों को अच्छे से नोट कर सको। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी, फिलिंग द ब्लैंक्स, और देन फिर हम क्वेश्चन आंसर और डेफिनेशन की तरफ आएंगे। सही, तो साथ ही साथ अगर आपको कुछ नोट डाउन करना हो तो आप इजिली नोट कर सको। सही है, और जिन बच्चों के पास अभी बुक नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है, आप अभी फिलहाल पीडीएफ से पढ़ लो, बट बुक मार्केट्स में आ चुकी है, तो आप बुक भी जल्दी जल्द बाय कर लो। ठीक है, ताकि आप जल्दी जल्दी अपनी तैयारी की तरफ बढ़ो, जल्दी जल्दी अपने चैप्टर्स को खत्म करो, समझो। सही है ना। अब हमारे पास स्टूडेंट जो पहला एमसीक्यूज दिया गया है उसमें लिखा है सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, कि आपने करेक्ट सीक्वेंस बताना है बायोलॉजिकल मेथड का। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? ये वही मेथड है जिसकी मदद से हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आपसे करेक्ट सीक्वेंस पूछी गई है। अब पहले ऑप्शन में लिखा है लॉ, थ्योरी, रीजनिंग और हाइपोथेसिस, जबकि हमें पता है कि हम सबसे पहले या ऑब्जर्वेशन करेंगे और अगर ऑब्जर्वेशन हो चुकी है तो फिर हाइपोथेसिस किया जाएगा, तो पहला तो करेक्ट नहीं है। दूसरे में लिखता है हाइपोथेसिस, थ्योरी, लॉ और रीजनिंग। नहीं, थ्योरी हमेशा जो है वो आखिर में या दरमियान में, लॉ से पहले पेश की जाती है, थ्योरी शुरुआत में पेश नहीं की जाती जब तक उसके ऊपर उसका रीजन ना दे दिया जाए। थर्ड ऑप्शन में लिखा है हाइपोथेसिस, रीजनिंग, थ्योरी एंड लॉ। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि चौथे ऑप्शन में स्टार्ट में लॉ लिखा है। लॉ तो बिल्कुल आखिर में आएगा कि जब आपको किसी बीमारी का पता चल गया, उसको हाइपोथेसिस करके, ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके, अब उसके ऊपर लॉ बनाई जाएगी, तो लॉ तो बिल्कुल आखिर में आएगा। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन
नंबर 1 एमसीक्यूज का ठीक है, और वो हमारे पास है क्या? सबसे पहले स्टूडेंट आएगा हमारे पास हाइपोथेसिस, उसके बाद आएगी स्टूडेंट हमारे पास रीजनिंग। सही है कि भाई इसका बीमारी का जो है ना वो रीजन क्या है। आपको पता है रीजन दो तरीके की होती है, एक डिडक्टिव रीजनिंग और एक इनडिडक्टिव रीजनिंग, यानी जर्नल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जर्नल। सही है, तो अब वो डिडक्टिव हो या इनडिडक्टिव हो, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होगी, फिर हाइपोथेसिस होगा, फिर रीजनिंग होगा। अब यहाँ पर कहीं ऑब्जर्वेशन का जिक्र तो है नहीं, तो इन चारों सीक्वेंस में से ये वाला सीक्वेंस करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है? जर्नल गैस, अपना आइडिया लगाना, अंदाजा लगाना, फिर उस अंदाजे का रीजन बताना, इसका रीजन क्या हो सकता है। देन उस अंदाजे से रीजन बनाया, देन रीजन से पहले एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। अब एक्सपेरिमेंट भी यहाँ कहीं लिखा नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगी? थ्योरी आ जाएगी। अगर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिखा होता तो हम पहले एक्सपेरिमेंट को पुट करते कि पहले एक्सपेरिमेंट दिया गया, एक्सपेरिमेंट के जरिए से फिर प्रूव हुआ, फिर थ्योरी दी गई, और देन लास्ट में थ्योरी के बाद हो जाएगा लॉ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है, वो तरीकेकार जिसकी मदद से हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ अब आते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 2 पे। लिखा है सिलेक्ट द ऑड वन। अब यहाँ पर आपके पास चार चीजें दी गई हैं, ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में ना बायोलॉजिकल मेथड्स की चीजें लिखी हैं, उसमें से एक जो है वो बायोलॉजिकल मेथड नहीं है, इसीलिए लिखा है सिलेक्ट द ऑड वन। ऑप्शन 1 में थ्योरी, 2 में है लॉ, थर्ड में है हाइपोथेसिस, फोर्थ में है रेशू। रेशू कोई बायोलॉजिकल मेथड का हिस्सा नहीं है। रेशू बल्कि हम एक ग्राफ बनाने के लिए, एक टेबल बनाने के लिए, ताकि अपने डेटा को कलेक्ट कर सके, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो रेशो जो है यहाँ पे ऑड वन है। सही है, तो नंबर 2 एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, लास्ट वाला, और वो हमारे पास क्या है? रेशो। सही है स्टूडेंट। नाउ अब आते हैं हम अपने एमसीक्यूज नंबर 3 के ऊपर। लिखा है फील्ड ऑफ रिसर्च दैट एग्जामिन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम कॉल्ड। ऐसी फील्ड जिसमें हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम की। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैथमेटिकल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी डेटा बनाना, डेटा कलेक्ट करके उसे मैथमेटिकल रिसर्च की मदद से उसको रिप्रेजेंट करना, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मैथमेटिकल बायोलॉजी। नंबर 3 एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन सी, और दैट इज मैथमेटिकल बायोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब आ जाओ एमसीक्यूज नंबर 4 पे। लिखा है बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व है सिवाय एक के। ऑप्शन ए में लिखा है हमारे पास डेटा कलेक्शन, बी में है एक्सपेरिमेंट, थर्ड में है ऑब्जर्वेशन, फोर्थ में प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन भी अगेन डेटा कलेक्शन का हिस्सा है। क्या हम रेशियो और प्रोपोर्शन की मदद से क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। हम रेशियो और प्रोपोर्शन की मदद से डेटा कलेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड नहीं है। तो इसका जो इन्वॉल्व नहीं है वो क्या है? प्रोपोर्शन इन्वॉल्व नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अगेन डी। नंबर 4 एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है डी, और वो हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शन। अच्छा, हो सकता है कि ऑप्शन जो हमारे पास लिखा है ना ए बी सी डी, ये आगे पीछे हो जाए, क्योंकि मैं आपको आपके नोट से सॉल्व करवा रही हूँ और आप बुक से देख रहे हो, तो भले ऑप्शन ए भी आगे पीछे हो, लेकिन साथ ही साथ मैं पूरा आंसर लिख रही हूँ, तो आंसर जरूर टैली कर लीजिएगा। सही है कि इसका आंसर जो है 4 का वो प्रोपोर्शन है। सही ना। अब क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 5 पे आ जाओ। लिखा है स्पेसिफिक रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। वो रीजनिंग जो स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाए उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं इनडिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रीजनिंग दो तरीके की होती है, एक इनडिडक्टिव और एक डिडक्टिव। इनडिडक्टिव रीजनिंग वो होती है जो बेसिकली किसी स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाए, कि बिल्कुल कॉमन बात है। सही है, और कोई स्पेसिफिक बात होगी अगर, तो वो डिडक्टिव रीजनिंग में आएगा। सही, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एमसीक्यूज नंबर 5 का, वो हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए है, दैट इज इन डिडक्टिव रीजनिंग।
ठीक है, अब आ जाओ एमसीक्यूज नंबर 6 पे। लिखा है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इन द यूज ऑफ। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हम किस में यूज करते हैं? स्पेशी में, सेंसस में, गैस में, रेशियो में या इक्विपमेंट में? तो बेसिकली जो ऑब्जर्वेशन होती है वो दो तरीके की होती है, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। तो यहाँ पर पूछा गया है क्वांटिटेटिव का। तो जब हम क्वांटिटी बताएंगे, क्वांटिटेटिव देखेंगे किसी भी ऑब्जर्वेशन में, किसी भी स्पेशी के ऑब्जर्वेशन में, तो हम इक्विपमेंट की मदद से देखेंगे। ठीक है, इक्विपमेंट की मदद से हम उसको मेजर करके फिर हम उसकी ऑब्जर्वेशन को बताएंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है नंबर 6 एमसीक्यूज का, दैट इज ऑप्शन बी, और वो हमारे पास क्या है? क्वांटिटेटिव है। अच्छा, इक्विपमेंट है, क्वांटिटेटिव तो लिखा हुआ है ना, इक्विपमेंट के जरिए होगा। और अगर क्वालिटेटिव होता तो हम कैसे करते? हम उसको बेसिकली सेंसस की मदद से करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी की बात की गई है तो वो हम इक्विपमेंट यानी मेजरमेंट टूल की मदद से इसको मेजर करेंगे। सही ना। अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 पे। लिखा है इक्वेशन स्टार्टिंग दैट्स 2 रेशियो आर इक्वल। ऐसी इक्वेशन जिसमें दो रेशियो इक्वल हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रोपोर्शन। सही है, ऑप्शन में लिखा है रेशियो, प्रोपोर्शन, गैस या सेंसेस। तो जब दो रेशियो का जिक्र हो और वो बराबर हो तो वो क्या कहलाता है? प्रोपोर्शन कहलाता है। तो नंबर 7 एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, और वो हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शन। सही ना। अब आ जाओ, लिखा है नंबर 9 एमसीक्यूज में व्हाट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस है क्या? लिखा है द सेम थिंग एज द अनप्रूव्ड थ्योरी। दूसरा लिखा है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दैट कैन बी टेस्टेड एंड फॉल्सिफाइड। हाइपोथेसिस बेसिकली एक गैस होता है, एक अंदाजा होता है जो कि या तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है। यानी एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जो जिसको अभी टेस्ट करना बाकी है, जो प्रूव होगी या तो फिर वो फॉल्स हो जाएगी। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दैट कैन बी टेस्टेड एंड इट्स फॉल्सिफाइड। या तो वो प्रूवन हो जाएगी या गलत हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर अपना एक अंदाजा लगा रहे, एक गैस लगा रहे। सही है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन वाला। नंबर 10 एमसीक्यूज में लिखा है इन डेटा ऑर्गेनाइजेशन व्हिच मेथड इज मोस्ट यूजफुल। किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सा मेथड बहुत यूजफुल होता है? ऑप्शन ए में है टेबल, ऑप्शन बी में है ग्राफ, ऑप्शन सी में है रेशियो। देखो, रेशियो तो हम इस्तेमाल करेंगे टेबल और ग्राफ को बनाने में। अब टेबल और ग्राफ क्यों बनाया जाएगा? इसलिए ताकि किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जा सके। अब यहाँ पर पूछा गया था कि वो तरीकेकार, वो मेथड जो किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखे, ऑर्गेनाइजेशन में मदद दे। तो हमारे पास वो दोनों होते हैं, टेबल भी और ग्राफ भी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 1 एंड 2, यानी ए एंड बी। सही है कि ग्राफ भी और टेबल भी दोनों हमारे पास सही ऑर्गेनाइज तरीका होता है, मेथड होता है किसी भी डेटा को रखने का, कलेक्ट करने का। ठीक है, तो ये थे हमारे पास टोटल 10 एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने फिलिंग इन द ब्लैंक्स की तरफ। नाउ स्टूडेंट, अब हम समझते हैं अपने इस चैप्टर के फिलिंग द ब्लैंक्स को। अच्छा, यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए ना, आपके पेपर में, बोर्ड के पेपर में फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नहीं आता। ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो चैप्टर में दिया गया है ये एज अ एमसीक्यूज आ सकता है, बट फिलिंग द ब्लैंक्स का कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता। जैसे आपके पेपर में 3 सवाल आएंगे, एक एमसीक्यूज, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और तीसरा डिटेल क्वेश्चन आंसर, सेक्शन ए, बी और सी। अब इसी सेक्शन बी में ना आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में डायग्राम्स, डिफरेंसेस भी दे दिया जाएगा, डेफिनेशन भी दे दी जाएगी, अलग से नहीं दिया जाएगा। जैसे आपकी बुक के एक्सरसाइजेस क्वेश्चन में एमसीक्यूज अलग है, फिलिंग द ब्लैंक्स अलग है, थ्योरी वाले क्वेश्चन जो है वो अलग है, शॉर्ट क्वेश्चन और डिफरेंसेस अलग है, डेफिनेशन अलग है। ठीक है, लेकिन पेपर में क्या होगा? पेपर में 3 ही सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, बी और सी। ए में आपको एमसीक्यूज दिया जाएगा। अब ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ये एमसीक्यूज की तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स के नीचे 4 ऑप्शन दिए गए तो वो एमसीक्यूज में ही डाल दिया जाएगा। सेक्शन बी में आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डिफरेंसेस वाला सवाल और डेफिनेशन डाल दी जाएगी। सही है, और डिटेल क्वेश्चन में आपके पास लॉन्ग डिटेल क्वेश्चन ही होंगे।
तो पेपर में इस तरीके से 3 सेक्शन आएंगे, अलग अलग हेडिंग्स करके नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब हम जो फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व कर रहे हैं ना, उस फिलिंग द ब्लैंक्स को समझना जरूरी है, क्योंकि वो आपसे एज ए एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि भाई पेपर में तो फिलिंग द ब्लैंक्स आता ही नहीं है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स को छोड़ दो, नहीं, छोड़ना नहीं है, क्योंकि वही फिलिंग द ब्लैंक्स का सवाल एज ए एमसीक्यूज आपको दे दिया जाएगा, सही है। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स खोल लो बुक में, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। टोटल 10 फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, सही है, सही है। अच्छा, स्कूल में जो टेस्ट होते हैं, पेपर होते हैं, तो उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स एमसीक्यूज की सूरत में आएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स के ही नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सही। नाउ सबसे पहला ब्लैंक लिखा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंस कॉल्ड। बायोलॉजी में जो हम प्रॉब्लम अप्रोच करते हैं या किसी भी साइंस की फील्ड में, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम बायोलॉजिकल मेथड्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड, सही है, सबसे पहला हो गया। दूसरे ब्लैंक में लिखा है, द सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट विथ। जब हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम उसे कैसे शुरू करते हैं, तो हम उसको शुरू करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की जाती है, ऑब्जर्व किया जाता है कि ये डिजीज कैसे शुरू हुआ, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या अलामतें थी, तो सबसे पहले उसे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जर्वेशन। तीसरा एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स लिखा है, द की कॉम्पैक्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस इज। साइंटिफिक प्रोसेस का, या आप कह लो जो कि हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, उसमें साइंटिफिक प्रोसेस क्या कहलाता है, सही है, तो दैट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक गैस है, एक अंदाजा है, ठीक है, एक टेंटेटिव प्रोसेस है, या तो वो प्रूव होगा या तो फॉल्सिफाइड होगा, तो वो हमारे पास एक साइंटिफिक तरीका होता है, ठीक है, एक साइंटिफिक अप्रोच होती है। तो इसका जो थर्ड हमारे पास ब्लैंक है, दैट इज हाइपोथेसिस। अब आते हैं 4 पे, लिखा है साइंटिफिक रीजनिंग बेस्ड ऑन इफ डन स्टेटमेंट इज कॉल्ड। साइंटिफिक रीजन दो तरीके के थे, इंडक्टिव, डिडक्टिव। तो यहाँ पे पूछा गया है वो रीजन जो कि इफ बेस्ड के ऊपर रुके, कि इफ, अगर ऐसा हो तो ऐसी रीजनिंग को हम क्या कहते हैं, ऐसी रीजनिंग को हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। इंडक्टिव नहीं कहेंगे, इसे डिडक्टिव रीजनिंग कहेंगे, सही है। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, डिडक्टिव, सही। तो हमारे पास जो है ना वो ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स 4 पे आ गया, डिडक्टिव रीजनिंग। 5th पे लिखा है, द फाइनल स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज डेवलपिंग डैश। किसी भी बायोलॉजिकल मेथड को फाइनलाइज हम किस तरह करेंगे, उसका कंक्लूजन देके कि इसका नतीजा क्या निकला है। तो लास्ट में क्या दिया जाता है, नतीजा दिया जाता है कि इस प्रोसेस का या इस बीमारी का रिजल्ट क्या निकला है। तो लास्ट में हमारे पास क्या होगा, कंक्लूजन यानी रिजल्ट, ठीक है। सही ना। अब आ जाओ ब्लैंक 6 पे, लिखा है द यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर वर्चुअली एंड इनफर्डिबल थ्योरी इज डैश। ऐसा यूनिफॉर्म और कांस्टेंट तरीका किसी भी बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करने का जो कि नेचर के ऊपर फुलफिल उतरे, उसे हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक लॉ या प्रिंसिपल। ऐसा साइंटिफिक लॉ जो कि सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लास्ट में बनाया जाता है जब किसी बीमारी का प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा, उसका इलाज पता चल जाएगा, हाइपोथेसिस क्लियर हो जाएगी, एक्सपेरिमेंट प्रूव कर दिया जाएगा, कंक्लूजन दे दिया जाएगा, फिर उसके ऊपर एक साइंटिफिक लॉ या प्रिंसिपल बना दिया जाएगा कि ये बीमारी ऐसे हुई थी, इसे ऐसे हल किया गया, सही है। तो उसे पूरा नेचर सब लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वो नेचर को फुलफिल करेगा, तो उसे हम कहते हैं साइंटिफिक लॉ या फिर प्रिंसिपल, ठीक है। तो जो हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक 6 है, उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, आंसर क्या है, साइंटिफिक लॉ या प्रिंसिपल।
ठीक है, सिर्फ लॉ नहीं लिखिएगा, साइंटिफिक जरूर लिखिएगा, साइंटिफिक लॉ है ये, यानी ऐसा लॉ जिसे सब फुलफिल करेंगे। नाउ आगे लिखा है नंबर 7 ब्लैंक में, वंस यू हैव द डेटा यू मे नीड टू परफॉर्म डैश एनालिसिस। जब आपके पास डेटा आ जाए तो आपको क्या परफॉर्म करने की जरूरत होती है, किस तरीके के एनालिसिस की नीड होती है, मैथमेटिक्स एनालिसिस की। अब डेटा मिल गया तो हम उसमें क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि कितने परसेंट को बीमारी किस वजह से हुई, कितने परसेंट को बीमारी किस वजह से हुई। तो ये सारा जब डेटा कलेक्ट होगा तो फिर कौन सी एनालिसिस की जाएगी, मैथमेटिक्स एनालिसिस की जाएगी। सही है, तो ऑप्शन 7 में हमारे पास आएगा मैथमेटिक्स एनालिसिस। ठीक है, नाउ नंबर 8 में लिखा है द इक्वेशन स्टार्टिंग दैट टू रेशियो आर इक्वल इज कॉल्ड। अभी हमने यही बात एमसीक्यूज में डिस्कस की थी ना, बस वहां पे 4 ऑप्शन दे दिए गए थे कि वो हमारे पास रेशियो जो कि क्या करे, दो बराबर हो, तो वो हमारे पास कहलाता है प्रोपोर्शन। सही है, अब आपको आई होप आइडिया हो गया होगा कि फिलिंग द ब्लैंक्स किस तरह एमसीक्यूज में आ सकता है। सही है, 9 एमसीक्यूज में लिखा है रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ डैश वैल्यू। रेशियो कंपैरिजन है कितनी वैल्यू का, दो वैल्यू का, दो वैल्यू के दरमियान रेशियो होता है, मवाजना किया जाता है। सही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू वैल्यू। नंबर 10 ब्लैंक में लिखा है द कॉज ऑफ मलेरिया इज डैश। मलेरिया का रीजन क्या था, मलेरिया किस वजह से हुआ था, तो वो है हमारे पास प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो मेन कॉज था मलेरिया का, प्लाज्मोडियम पाया गया था जो हमारे पास मलेरिया पेशेंट थे उनके ब्लड सेल में। तो फिर पता चला, आइडेंटिफाई हुआ कि प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया कॉज हो रहा है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मेथड के जरिए ही हम क्या करते हैं, किसी डिजीज के रूट कॉज को मालूम करते हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसी को बेसिकली क्या कहा जाता है, हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, और अगर ये फुलफिल हो जाए नेचर में तो इसके ऊपर एक साइंटिफिक लॉ और प्रिंसिपल बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ ये हमारे पास टोटल 10 ब्लैंक्स भी हो गए। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ब्लैंक्स जो है ना पेपर में अलग से नहीं आएगा, एमसीक्यूज के साथ ही आएगा, 4 ऑप्शन ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास हो गया एमसीक्यूज फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हम सॉल्व करते हैं अपने इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को, यानी डेफिनेशन और हमारे पास जो रीजनिंग क्वेश्चन है और डिफरेंसेस जो है उसको सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब आपको सबसे पहले दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स यानी कि डेफिनेशन। ठीक है, सही है, अब ये डेफिनेशन ना पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के साथ ही आएगी, जैसे डिफाइन द फॉलोइंग 4 हेडिंग दे दी गई, या डिफाइन रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडक्टिव रीजनिंग, इस तरीके से सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा। ठीक है, अलग से डेफिनेशन नहीं आएगी। सही है, शॉर्ट क्वेश्चन के साथ ही आएगी। नाउ अब हम एक एक करके अपनी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन आपसे पूछा गया है रेशियो, कि रेशियो क्या होता है। So ratio is a comparison of two value express as quotation. रेशियो हमारे पास बेसिकली कंपैरिजन होता है, मवाजना होता है दो वैल्यू का, दो वैल्यू का आपस में कंपेयर किया जाता है। जैसे कि हमारे पास एक तरफ 2 पेशेंट है, एक तरफ 4 पेशेंट है। सही है, अब इनको आपस में कंपेयर किया जाएगा कोटेशन लगा के, इसको हम कहेंगे रेशियो। ठीक है, द कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यू, दो वैल्यू के दरमियान कंपैरिजन, और इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, दरमियान में इस तरह कोटेशन लगा के। ठीक है, तो इसी को सिंपल कहते हैं रेशियो। नाउ क्वेश्चन नंबर डेफिनेशन नंबर 2 है हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड। सो द बायोलॉजिकल मेथड इज द स्टेप वाइज process in which scientists find out the reason for any biological problem about living things. बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली क्या है, बायोलॉजिकल मेथड एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, एक ऐसा अमल जो स्टेप बाय स्टेप होता है, जिसकी मदद से साइंटिस्ट किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग के अंदर पाई गई है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, नाउ डेफिनेशन नंबर 3 पूछी गई है ग्राफ, a diagram showing that relationship between two or more things.
अब ग्राफ क्या होता है? ग्राफ एक ऐसे डायग्राम है, एक ऐसा नक्श है जो कि क्या बताता है, किसी भी दो चीजों के दरमियान ताल्लुक को, रिलेशनशिप्स को बताता है, उसे हम क्या कहेंगे? ग्राफ। जैसे आप अक्सर ग्राफ बनाते हो टाइम और फ्रीक्वेंसी के दरमियान, फिजिक्स में आपने बनाया होगा टाइम और टेम्परेचर के दरमियान। तो ये जो ग्राफ होता है ये किसे शो करता है? ये ग्राफ शो करता है किसी भी दो चीजों के रिलेशनशिप को, ठीक है। ऐसे डायग्राम जो दो चीजों के बारे में बता रही है, ठीक है, जिसमें दो हमारे पास एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में आप एक चीज पुट करते हो, वाई एक्सिस में एक चीज पुट करते हो, फिर आप उसको मेजर करके क्या करते हो? ग्राफ प्लॉट करते हो, किस तरीके का नक्श बन रहा है, किस तरीके की ड्राइंग बन रही है। तो वही डायग्राम, वही ड्राइंग जो कि क्या करे, दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करे, दैट इज कॉल्ड ग्राफ। उसे हम ग्राफ की मदद से प्लॉट करते हैं, ग्राफ की मदद से जाहिर करते हैं। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में रिपीटेड पूछी जा चुकी है, सही है। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन में लिखा है, इट इज अ डिफाइंड एज द इंटेलिजेंट गैस मेड बाय साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस एक इंटेलिजेंट गैस है जो कि साइंटिस्ट एक स्टेटमेंट के जरिए बनाते हैं। इंटेलिजेंट गैस, अब आपका जहन कह रहा है कि भाई ऐसा काम हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अपना इंटेलिजेंट गैस कहेंगे, हम उसे अपना अंदाजा कहेंगे, ठीक है। भाई मेरी छठीस कह रही है कि ऐसा हो सकता है, तो साइंटिस्ट इस बात को कैसे जाहिर करेंगे? स्टेटमेंट की सूरत में जाहिर करेंगे, वो अपनी स्टेटमेंट देंगे, फिर उसी स्टेटमेंट के ऊपर क्या होगी? उसी स्टेटमेंट के ऊपर बेसिकली एक्सपेरिमेंट होगा। अगर वो एक्सपेरिमेंट प्रूव हो गया, फिर थ्योरी बन गई, फिर कंक्लूजन निकलेगा, फिर वो साइंटिफिक लॉ की तरफ चला जाएगा, सही है। तो इंटेलिजेंट गैस को इन बायोलॉजिकल मेथड में क्या किया जाता है? स्टेटमेंट की सूरत में जाहिर किया जाता है, सही है। तो हमारे पास हाइपोथेसिस क्या है? एक इंटेलिजेंट गैस है जिसे साइंटिस्ट स्टेटमेंट की सूरत में जाहिर करते हैं। आगे लिखा है डेफिनेशन हमारे पास, लॉ। लॉ की डेफिनेशन पूछी गई है, अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट सेट ऑफ नेचर। साइंटिफिक लॉ एक यूनिफॉर्म और कांस्टेंट सेट होता है, यानी उसको बदला या तब्दील नहीं किया जा सकता। एंड आर इनफंडिबल थ्योरी, और ऐसी थ्योरी जिसे क्या किया? चेंज ना किया जा सके, अनचेंज थ्योरी, सही है। नेक्स्ट डेफिनेशन पूछी गई है, इन डिडक्टिव रीजनिंग लॉजिकल प्रोसेस यूज्ड टू मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। जब स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाएंगे तो वो इन डिडक्टिव रीजनिंग होगी, और जब जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखी है, कंक्लूजन, द फाइनल स्टेप of the scientific method where all results from the experiment are analyzed and a determination is reached about the hypothesis. कंक्लूजन एक फाइनल स्टेप है जिसमें क्या होता है? साइंटिफिक मेथड के जरिए जो हमने एक्सपेरिमेंट किए थे, वो एक्सपेरिमेंट एनालाइज किया जाता है हाइपोथेसिस को और साथ ही थ्योरीज को, कि उस एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन की गई, उस एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशन की गई वो हाइपोथेसिस और थ्योरी से मैच कर रही है नहीं, लास्ट में उसे कंक्लूजन में नोट डाउन किया जाएगा, सही है। तो कंक्लूजन क्या है? फाइनल स्टेप है। आगे लिखा है हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज प्रोपोर्शन। अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन स्टार्टिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल। दो वैल्यू के दरमियान जब हम क्या कर रहे थे? कंपैरिजन करें तो ये क्या कहला रहा था? रेशियो कहला रहा था। अब जब दो रेशियो के दरमियान कंपैरिजन होगा, ये एक रेशियो, ये दो रेशियो, जब दो रेशियो के दरमियान कंपैरिजन होगा दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, सही है। डबल कोटेशन से इसको हम जाहिर करेंगे, ठीक है। नाउ आगे लिखा है ऑब्जर्वेशन। एन ऑब्जर्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज गेम थ्रू द जीनस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ऑब्जर्वेशन बेसिकली हमारे पास क्या है? ऑब्जर्वेशन एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हमें नॉलेज फराहम करती है। अब ऑब्जर्वेशन दो तरीके की होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जो सेंसेस की मदद से की जाए, जैसे आपने कोई चीज देखी, उसे महसूस किया, अब आप उसको उसके ऊपर मजीद मुशाहिदा कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ये दिखने में कैसी है, छूने में कैसी है, टेक्सचर कैसा है, सही है। आवाज अगर इसमें से कोई आ रही है, साउंड आ रहा है, तो उसकी आवाज कैसी है, सही है, स्मेल कैसी है। तो आपने अपने पांचों सेंसेस की मदद से ऑब्जर्व किया, दैट इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो ऑब्जर्वेशन जिसमें आप किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करो, टूल्स का इस्तेमाल करो, कि इसका साइज कितना है, मेजर करो इसको,
वेट चेक करो इसका। तो ऑब्जर्वेशन दो तरीके की होती है। ऑब्जर्वेशन है क्या, किसी भी चीज का मुशाहिदा करना, उसकी नॉलेज को हासिल करने के लिए, उसकी जानकारी को लेने के लिए कि बेसिकली है क्या, क्यों है, किस तरीके से बना हुआ है, कैसा इसका जो है ना वो आप कह लो स्मेल है, कैसी इसकी वो शक्ल है, कैसा टेक्सचर है, कितना वजन है, कितनी हाइट है, कोई भी चीज हो उसको इस तरह ऑब्जर्व किया जाता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड से। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगी ना, हमें जानकारी मिलेगी उसके बारे में, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन। आगे हमारे पास लिखा है स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास किस चीज के ऊपर है, दैट इज मैथमेटिकल मॉडल्स। मैथमेटिकल मॉडल्स आर मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम यूजिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड लैंग्वेज। मैथमेटिकल मॉडल एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है जिसे हम डेटा कलेक्शन में इस्तेमाल करेंगे, और ये इस्तेमाल की जाती है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज के जरिए। मैथमेटिक्स में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, जो कॉन्सेप्ट और जो लॉजिक लगता है, उसी को लगा के जब हम बेसिकली कोई डेटा बनाएंगे, कोई मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, तो उसे मैथमेटिकल मॉडल्स कहेंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी सी डेफिनेशन थी, बहुत आसान डेफिनेशन थी, आप 3-4 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी। डेफिनेशन लाजमन याद करनी है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड के पेपर में सेक्शन बी में डेफिनेशंस आती हैं। ठीक है, नाउ अब आते हैं हम अपने अनदर क्वेश्चन की तरफ जिसमें लिखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। अब कुछ आपको यहाँ पे दिए गए टॉपिक, उनमें से आपने क्या करना है, डिफरेंसेस फाइंड आउट करना है। सबसे पहला डिफरेंसेस लिखा है थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी और लॉ में क्या फर्क है। अब हम किसकी तरफ आ गए, डिफरेंसेस की तरफ आ गए। ठीक है, डिफरेंस की बात की जा रही है। पहला डिफरेंस आपको दिया गया है थ्योरी और लॉ का। दूसरा डिफरेंस आपको दिया गया है डिडक्टिव और इनडिडक्टिव रीजनिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी और लॉ को समझते हैं। नाउ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। थ्योरी इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। थ्योरी बेस्ड करती है ऑब्जर्वेशन के ऊपर, कि जो चीज आपने ऑब्जर्व की, अब उसे आपने अपना वर्बली थ्योरी में बता दिया। लॉ जो होता है, लॉ इज बेस्ड ऑन फैक्ट। लॉ बेस्ड करता है फैक्ट के ऊपर, हकीकत के ऊपर, कि अब क्या नतीजा निकला है, क्या फैक्ट बना है, उसके ऊपर लॉ बनाई जाती है। थ्योरी जो होती है वो टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन है दैट हैव नॉट बीन प्रूवन। थ्योरी जो होती है वो एक ऐसी होती है जिसको अभी टेस्ट करना बाकी है, अभी वो प्रूफ नहीं हुई है। जबकि लॉ जो होती है वो एक टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन होती है बट वो प्रूफ हो चुकी होती है। यानी लॉ भी एक टाइम पे टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन थी, लेकिन अब उसको प्रूफ कर दिया जा चुका है। ठीक है, अब वो लॉ बन चुका है, वो हकीकत बन चुकी है। सही है, नाउ और जो थ्योरी है वो अभी टेस्टेबल है, यानी अभी साबित नहीं हुई है कि ये करेक्ट है, इनकरेक्ट भी हो सकती है, नॉट प्रूवन भी हो सकती है। इसके अलावा थ्योरी इज एक्सप्लेनेटरी, लॉ इज डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव यानी जो कंप्लीटली बयान की जा चुकी हो। थ्योरी कैसी होती है, अभी उसको मजीद एक्सप्लेन किया जा रहा होता है। थ्योरी हैज एविडेंस टू बैक द क्लेम। थ्योरी के पास एविडेंस होते हैं ताकि वो क्लेम कर सके, और जो लॉ होती है उसके पास एविडेंस के साथ साथ रिजल्ट भी होता है जो उसके एविडेंस को साबित करता है। सही है, नाउ इट अवेयर्स द दैट व्हाट हैपन। ये अवेयर करता है, मैं बताता है कि हुआ क्या है। थ्योरी थ्योरी की मदद से क्या पता चलता है कि हुआ क्या है, और लॉ की मदद से पता चलता है कि हुआ क्यों है, आंसर देता है हाउ डज इट हैपन, ये किस तरह हुआ है। सही है, तो थ्योरी और लॉ में ये फर्क है। थ्योरी और लॉ बिल्कुल अपोजिट है। लॉ भी कभी थ्योरी थी, सही है, यानी एक टीचर भी कभी स्टूडेंट था, जैसे आपने अक्सर इस तरीके की एग्जांपल सुनी होगी ना। तो लॉ बनता है थ्योरी से, जब कोई थ्योरी प्रूव हो गई, साबित हो गई, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट ने सपोर्ट कर दिया, पता चल गया कि वो चीज किस तरह हुई थी, वो प्रॉब्लम कैसे एसोसिएट हुई थी, तो अब वो लॉ बन जाएगा। तो लॉ और थ्योरी में ये फर्क है कि एक लॉ जब प्रूव नहीं होता, साबित नहीं होता, तो वो भी एक थ्योरी होता है। जब वो प्रूव हो जाता है, साबित हो जाता है, जब उसके एविडेंस में रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट उस एविडेंस को सपोर्ट करता है, जब वो आंसर दे देता है कि भाई हुआ कैसे, किस तरह हुआ है, तो वो एक साइंटिफिक लॉ बन जाता है। उससे पहले वो भी एक थ्योरी था, वो टेस्ट कर रहा था, एक्सप्लेनेशन दे रहा था। ठीक है,
जैसे मिसाल के तौर पे बिल्कुल सादा मिसाल है मलेरिया की, कि जब मलेरिया हुआ पेशेंट को, किसी पर्सन को, तो जब मलेरिया के रूट कॉज को आइडेंटिफाई किया जा रहा था तो उसके ऊपर कई थ्योरी दी गई कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ। किसी साइंटिस्ट ने कहा इसका ये रीजन है, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, सही है। आहिस्ता आहिस्ता हर साइंटिस्ट ने अपने अपने थ्योरी को क्या किया, एक्सप्लेन किया, एविडेंस दिया, साबित करने की कोशिश की। अब उसमें से एक एविडेंस निकला जो बिल्कुल सही निकला और जो आगे जाके लॉ बन गया। वो क्या, कि जो हमारे पास मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम की होने की वजह से कॉज हो रहा है। और प्लाज्मोडियम कहाँ से आ रहा है, मस्कीटो से आ रहा है। जो फीमेल मस्कीटो है उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम है। अब वो प्लाज्मोडियम जैसे सेल में आ रहा है तो फिर क्या हो रहा है, वो प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज कर रहा है, सही है। तो ये क्या बन गया, अब थ्योरी से लॉ बन गया, ठीक है। तो थ्योरी भी बेसिकली, लॉ भी पहले थ्योरी थी, फिर क्या हुआ, उसको एविडेंस दिया गया, उसको प्रूव किया गया। तो हमें थ्योरी ये बताती है कि ये क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, ठीक है। और जो लॉ है वो उसका आंसर देती है कि कैसे हुआ है और रीजन क्या है, उसका रूट कॉज क्या है। लॉ जो होता है वो एक फैक्ट होता है, सही है, उसको साबित किया जा चुका होता है। और जो थ्योरी होता है ना उसे अभी हम प्रूव कर रहे होते हैं, वो प्रूवन नहीं होता, सही है। तो ये फर्क है लॉ और थ्योरी में। अब आ जाओ नेक्स्ट डिफरेंसेस में, दैट इज डिडक्टिव एंड इंडिडक्टिव। डिडक्टिव में लिखा है डिडक्टिव रीजनिंग फॉलो फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। डिडक्टिव रीजनिंग जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगी, और जो हमारे पास इनडिडक्टिव है वो जर्नल से बेसिकली किसकी तरफ जाएगी, प्रिंसिपल फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, सही है। नाउ कंक्लूजन इज मोर स्पेशल दैट द इंफॉर्मेशन। डिडक्टिव का कंक्लूजन ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है एक्सपेरिमेंट और इंफॉर्मेशन की लिहाज से। इनडिडक्टिव में कंक्लूजन ज्यादा जर्नल होता है इंफॉर्मेशन के लिहाज से, मोर डिफिकल्ट टू यूज मेनली इन लॉजिकल प्रॉब्लम। डिडक्टिव रीजनिंग मुश्किल होता है किसी भी लॉजिकल प्रॉब्लम में लगाने के लिए, जबकि इनडिडक्टिव रीजनिंग अक्सर इस्तेमाल होता है एवरीडे लाइफ में, फास्ट और इजी होता है, सही है। अब इसके सादा एग्जांपल समझो। डिडक्टिव रीजनिंग यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने, सेल से बने, और ह्यूमन बीइंग भी सेल से बने। तो ये बात बिल्कुल जनरल है, सही है, कि हमारे पास तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है और ह्यूमन बीइंग भी सेल से बना है, तो जनरल बात है बिल्कुल। इंडिडक्टिव रीजनिंग कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना है, बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग फॉर्म ऑफ बायोलॉजिस्ट। अब ये बात किसने फाइंड की, बायोलॉजिस्ट ने फाइंड की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक और नॉलेज का इजाफा हुआ कि बात कैसे मालूम है, हमारे पास बायोलॉजिस्ट ने फाइंड की कि तमाम चीजें सेल से बनी है। वरना तो पहले हमें नहीं पता था ना कि हम किससे बने, सेल से बने हैं या तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं। तो ये बात पता कैसे चली, सेल से बने हैं, ये बात पता चली साइंटिस्ट की, बायोलॉजिस्ट की मदद से। तो ये हमारे पास होता है इनडिडक्टिव रीजनिंग, जो बेसिकली जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाए, जो स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाए, कि भाई सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना है, ह्यूमन बीइंग भी सेल से बना है। तो ये स्पेसिफिक बात से जर्नल की तरफ आ गई कि सब तो सेल से बने, सब सेल से बने। ये बात बताई किसने, ये बात किसने ऑब्जर्व की, बायोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो ये हमारे पास है इंडिडक्टिव रीजनिंग, सही है। तो स्पेसिफिक टू जर्नल और जर्नल टू स्पेसिफिक, ये फर्क है इंडिडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का। अब आ जाओ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, ये हमारे पास डिफरेंसेस और डेफिनेशन मुकम्मल हो गई। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पहला सवाल लिखा है, थ्योरी इज हाईली रिलायबल, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन व्हाई। थ्योरी बहुत ज्यादा हाईली रिलायबल होती है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में, क्यों। देखो ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस से गुजर के फिर थ्योरी बनाई जाएगी। जब ऑब्जर्वेशन सही होगी, हाइपोथेसिस इंटेलिजेंट गेस सही होगा, फिर थ्योरी लिखी जाएगी। तो इसलिए थ्योरी क्या होती है, हमारे पास प्रूवन होती है, उसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पर आपसे सवाल में रीजन पूछा गया, सही, कि क्यों थ्योरी जो है वो इतनी हाईली रिलायबल है, इतनी भरोसा की जाने वाली क्यों है, सही। इसके आंसर में आ जाओ, लिखा है साइंटिस्ट यूज द वर्ड थ्योरी इज वेरी डिफरेंट वे। साइंटिस्ट थ्योरी के लफ्ज को मुख्तलिफ चीजों में मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। साइंटिफिक थ्योरीज एज वेल टेस्टेड एंड हाईली रिलायबल। साइंटिफिक थ्योरीज काफी ज्यादा टेस्टेड और हाईली रिलायबल होती है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेशनल फिनोमेना, नेचर फिनोमेना या नेशनल फिनोमेना को देखते हुए बनाई जाती है।
They unify many repeated observation and data collection from lots of experiment. लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करने के बाद, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये थ्योरी बनाई जाती है, इसलिए ये हाईली रिलायबल होती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है व्हाई डज बायोलॉजिकल साइंस एंड मैथमेटिकल मॉडल, बायोलॉजिकल साइंस और मैथमेटिकल मॉडल्स क्यों नीड होती है, बायोलॉजिकल साइंस में मैथमेटिकल मॉडल की क्यों नीड होती है, क्यों जरूरत होती है। सो वन की रूल ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी इज द क्रिएशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, यानी मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी में एक की रोल है, दैट इज मैथमेटिकल मॉडल। There are equation or formula that can predict or describe natural occurrence such as organism behavior, pattern, population change, time, structure of protein, height, living organism, population of engaging species, bacterial growth and so on. बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल्स की जरूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि हमें कुछ डेटा कलेक्ट करना होता है। अब डेटा कलेक्ट मुख्तलिफ चीजों का होता है कि बैक्टीरिया है तो उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, प्रोटीन कितना है, किसी ऑर्गेनिज्म की हाइट कितनी है, किसी कोई डिजीज फैली है तो वो कितनी अमाउंट में फैली है। तो डिफरेंट प्रोसीजर के लिए डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को एनालाइज करने में जो डेटा कलेक्शन की मदद होती है उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए मैथमेटिक्स मॉडल की जरूरत पड़ती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है ड्रॉ अ चार्ट शोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मॉडल। तो आपकी बुक में ही ये जो टेबल है, ये जो आप कह ले बायोलॉजिकल मॉडल है वो बना हुआ है। सबसे पहले आता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसके बाद उसी से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन दी जाती है प्रीवियस नॉलेज को देखते हुए, देन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है ना बेसिकली एक्सप्लेन करती है डिडक्टिव और इंडिडक्टिव रीजनिंग को। अगर हाइपोथेसिस सही हो गई तो क्या होगा, फिर एक्सपेरिमेंट होगा, फिर डेटा कलेक्शन होगी। अगर डेटा ने बेसिकली हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं किया तो फिर नई हाइपोथेसिस बनाई जाएगी। सही है। और अगर सपोर्ट कर लिया तो फिर क्या होगा, थ्योरी लिखी जाएगी, फिर थ्योरी से लॉ बनेगा। सही है। फिर कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा बायोलॉजिकल मेथड होता है। तो ये ड्रॉ चार्ट बनाने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आपकी बुक में भी मौजूद है और मैंने नोट्स में भी शामिल कर दिया है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है व्हाई टेबल और ग्राफ नेसेसरी फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए टेबल और ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ती है। इसका आंसर लिखा है टेबल और ग्राफ विल बी prepared for data organization to support or refute your hypothesis। टेबल और ग्राफ इसलिए बनाया जाता है, इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो आपकी जो हाइपोथेसिस है या तो उसको सपोर्ट करे या उसको रिफ्यूज कर दे, मुस्तरद कर दे। सही है। ऑफ द रिकॉर्डेड डेटा, ताकि रिकॉर्डेड डेटा की मदद से अब जो डेटा हमें मिला है, कलेक्ट हुआ है, उसको कहीं ऑर्गेनाइज करना, लिखना पड़ेगा ताकि हाइपोथेसिस में उससे मैच किया जा सके। तो इसीलिए टेबल और ग्राफ बनाया जाता है। सही। नाउ आगे लिखा है to perform a mathematical analysis therefore is necessary for data organization, ताकि मैथमेटिकल एनालिसिस को परफॉर्म करने में आसानी हो, इसलिए डेटा ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जरूरत पड़ती है। लास्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाई इज एक्सपेरिमेंटेशन नेसेसरी फॉर थ्योरी, किसी भी थ्योरी के बाद एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट क्यों जरूरी होता है। सो एक्सपेरिमेंट प्ले मेनी रूल, वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट रूल इज टेस्ट थ्योरी टू प्रोवाइड द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने जो अपनी थ्योरी में नॉलेज फराहम की है वो एक्सपेरिमेंट उसे साबित करती है या नहीं करती। ठीक है। आगे लिखा है इट if it can also call for a new theory offer by showing that accepted theory is incorrect, अगर कोई थ्योरी इनकरेक्ट हो गई एक्सपेरिमेंट के जरिए तो फिर नई थ्योरी बनानी पड़े। ठीक है। इसलिए भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है। आगे लिखा है न्यू फिनोमेना दैट इज नीड ऑफ एक्सपेरिमेंट, ताकि नए फिनोमेना को लाया जा सके, इसलिए एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन। डिटेल क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर था बट इंटरेस्टिंग चैप्टर था क्योंकि इसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझ रहे थे और सॉल्व करना सीख रहे थे, जिसमें हमें बायोलॉजिकल मेथड की जरूरत होती है। आपके बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर से
क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर बहुत छोटा है तो आपके पेपर में वेटेज नहीं रखता, आपके पेपर में ये चैप्टर वेटेज रखता है। इस चैप्टर से एमसीक्यूज, डिफरेंसेस और डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन भी एक आंख लग सकते हैं आपके पेपर में इस एक्सरसाइज क्वेश्चन से। डिटेल क्वेश्चन नहीं है तो आपसे पेपर में भी डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सही है। नाउ अब हमने किस तरीके से तैयारी करनी है? सबसे पहले आप डेफिनेशन की तैयारी करो, क्योंकि डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है? डेफिनेशन है। इस चैप्टर से बहुत सारे डेफिनेशन आते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज डिफरेंसेस। डिफरेंसेस आपके पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ना है। सही है स्टूडेंट। नाउ एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स लाजमन आएगा। एटलीस्ट 2 से 3 एमसीक्यूज, 3 से 4 एमसीक्यूज आ सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक का कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनेगा, एमसीक्यूज के साथ ही पूछा जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की कंप्लीट एक्सरसाइज क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया हो। ये सारी चीजें जो मैंने सॉल्व कराई है ना, ये एमी इंग्लिश सेंटर के बायोलॉजी के नोट से करवाई हैं। तो अगर आपको ये नोट बाय करना है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, सर आपको डिटेल फराहम कर देंगे। ये नोट्स आपकी पूरी बुक को देखते हुए बनाया है। इस नोट्स में सिर्फ ये चैप्टर नहीं बल्कि सारे तमाम 9 चैप्टर शामिल हैं। उस चैप्टर में आपको कंप्लीट चैप्टर का कॉन्साइज लेक्चर भी मिल जाएगा, साथ ही आपको सारे एक्सरसाइजेस क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे डायग्राम के साथ। तो अगर नोट्स बाय करना चाहते हो या डिटेल्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।